दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सुनाने जा रहे हैं जो 2020 में हुई थी। तो दोस्तों 2020 में जब देश भर में कोरोना ने पैर पसराना शुरू किया था, तभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वीवीआईपी इलाके में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा दिया था। मामला 2 मर्डर का था और यह मर्डर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से सिर्फ चंद कदम की दूरी पर स्थित रेलवे के एक बड़े अधिकारी के बंगले में हुआ था। मामला इतना वीआईपी था कि महज 3 से 4 घंटे के अंदर ही पुलिस ने केस को सॉल्व कर लिया था। इसके बावजूद केस मिस्ट्री ही बनकर रह गया और आगे यह केस बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने की हद तक पहुंच गया। तो आखिर क्या है इस केस की पूरी कहानी? हत्या किसकी हुई थी, हत्या किसने की थी और आगे इस केस में क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से। इस वीडियो में आगे इस केस में बाप बेटी के बारे में जो बातें सामने आई थी उसे सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों जैसा कि हमने बताया, यह कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके गौतम पल्ली पुलिस स्टेशन के विवेकानंद मार्ग स्थित बंगला नंबर 9 की है। अगस्त 2020 में यह बंगला रेलवे के बड़े अधिकारी आर.डी. वाजपेयी के परिवार का आशियाना हुआ करता था। 1998 बैच के रेलवे अधिकारी आर.डी. वाजपेयी का कुछ समय पहले ही लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ था। दिल्ली में फ़िलहाल आर.डी. वाजपेयी रेलवे बोर्ड के स्पोक पर्सन के पद पर कार्यरत थे। तब देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल ड्यूटी के चक्कर में आर.डी. वाजपेयी 29 अगस्त 2020 को दिल्ली में थे, जबकि उनकी पत्नी मालिनी दत्त वाजपेयी, बेटा सर्वदत्त वाजपेयी और एक 15 साल की बेटी लखनऊ के इस बंगले में रहते थे। बेटी फ़िलहाल लोरेटो हाई स्कूल में 9th क्लास में थी और वह प्रोफेशनल शूटिंग प्लेयर भी थी। इसने बहुत कम उम्र में ही कई बड़े शूटिंग टूर्नामेंट भी जीते थे। बेटा गोमती नगर संस्कृति यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था। क्योंकि घटना के समय लड़की नाबालिग थी, इसलिए कहीं भी हम आर.डी. वाजपेयी की बेटी का नाम नहीं ले रहे हैं। खैर 29 अगस्त को आर.डी. वाजपेयी का जन्मदिन था, मगर काम की वजह से वाजपेयी लखनऊ में परिवार के साथ नहीं थे। इसलिए वाजपेयी की पत्नी और बेटा फैसला करते ही कि उनका बर्थडे घर पर ही मनाएंगे और वाजपेयी शाम में उस प्रोग्राम में वीडियो कॉल के माध्यम से शामिल होंगे। सब कुछ प्लान के बाद दोपहर के समय मालिनी और सर्वदत्त कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं, जबकि उनकी बेटी भी अपने कमरे में चली जाती है। अभी दोपहर के लगभग 3 बजे थे। आर.डी. वाजपेयी के सास ससुर यानी मालिनी के माता पिता मालिनी के सरकारी बंगले से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नगर इलाके में रहते थे। लगभग 3 बजे शाम में आर.डी. वाजपेयी की बेटी घबराई आवाज़ में अपनी नानी को फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि मैं भाई और माँ को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वह उठ नहीं रहे हैं। उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। जितनी जल्दी हो आप एम्बुलेंस लेकर यहाँ आ जाओ। इतना कहने के बाद वह लड़की फ़ोन पर ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। लड़की के रोने की आवाज़ सुनकर मालिनी की माँ घबरा जाती है। वह तुरंत इस बात की जानकारी अपने पति को देती है और फिर दोनों बस कुछ ही मिनटों के अंदर भागते हुए आर.डी. वाजपेयी के बंगले पर पहुंच जाते हैं। नाना नानी और परिवार के दूसरे सदस्यों को देखकर लड़की और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और उनके एक कमरे की तरफ जाने का इशारा करती है। जब सभी कमरे में जाते हैं तो वहां का नज़ारा देखकर सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वहां उन्हें नज़र आता है कि कमरे में मालिनी और उनका बेटा सर्वदत्त खून से लहूलुहान स्थिति में पड़ा हुआ था। वहां मौजूद लोग उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दोनों की ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहां पर मौजूद लोग जल्द ही इमरजेंसी नंबर 12 पर फ़ोन कर देते हैं। बस चंद मिनट में एम्बुलेंस भी बंगले के बाहर पहुंच जाती है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंच जाते हैं। कमरे में ही मेडिकल टीम द्वारा दोनों का परीक्षण किया जाता है और उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। दोनों के सर पे गोली लगी थी। इतने वीआईपी इलाके में एक बड़े सरकारी अधिकारी की पत्नी और बेटे की दिन दहाड़े हत्या की खबर से पूरे प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। इस बात की जानकारी दिल्ली में काम कर रहे आरडी वाजपेयी को भी दी जाती है। चूँकि वाजपेयी तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल के करीबी अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे, इसलिए मामले की जानकारी पीयूष गोयल को भी हो जाती है। तुरंत पीयूष गोयल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी फ़ोन करके मामले की जानकारी देते हैं और उनसे मामले में तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि अब इस मामले में दिल्ली और लखनऊ दोनों शामिल हो चुके थे। इसलिए राज्य के आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले डीजीपी एचसी अवस्थी मौके पर पहुंचते हैं और अपनी जांच शुरू कर देते हैं। घटना के समय इस घर में इन तीनों माँ, बेटे और बेटी के अलावा एक नौकर भी था। पहले शक नौकर पर जाता है कि कहीं नौकर ने तो कुछ गलत नहीं किया है, मगर शुरुआती कुछ ही देर की जांच के बाद नौकर शक के दायरे से बाहर हो जाता है। अब पुलिस दूसरे एंगल से जांच करना शुरू कर देती है कि कहीं बाहर से आकर तो किसी ने इन दोनों की हत्या तो नहीं कर दी है, मगर जल्द ही पुलिस इस संभावना को भी खारिज कर देती है, क्योंकि जांच में कहीं से भी घर के अंदर किसी बाहरी व्यक्ति के आने के संकेत नहीं मिलते हैं। अब इस मामले में पुलिस की कोई मदद कर सकता था तो वह थी घर में मौजूद लड़की। जब पुलिस वाले इस लड़की से पूछताछ शुरू करते हैं तो वह कुछ भी बताने से इनकार कर देती है और कहती है कि जब पापा आएंगे तभी मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगी। जिस दिन यह घटना घटी थी उस समय तक देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ चुका था और हवाई जहाज का परिचालन भी बंद हो चुका था। इसलिए मामले की जानकारी मिलने के बाद आरडी वाजपेयी कार से ही दिल्ली से लखनऊ आ रहे थे। बेटी की जिद थी कि पिता के आने पर ही वह सब कुछ बताएंगी, मगर फिर भी पुलिस वाले संयम और समझदारी से जांच आगे बढ़ाते हैं और लड़की से इस घटना के बारे में कुछ जानकारी निकलवाना शुरू कर देते हैं। पूछताछ के दौरान लड़की अजीबोगरीब हरकत करती रहती है और वह घर में भूत प्रेत होने जैसी बातें करती रहती है। इन सब बातों के दौरान पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि लड़की लगातार अपने दोनों हाथों को छुपा रही है और वह लगातार दुपट्टे को भी संभाल रही थी कि हाथ पर किसी की नज़र ना पड़े। लेकिन लड़की की इस हरकत को देखकर पुलिस वाले उसे हाथ से दुपट्टा हटाने को कहते हैं, मगर लड़की ऐसा नहीं करती है। फिर पुलिस के कुछ अधिकारी प्यार से समझाते हुए लड़की के हाथ से दुपट्टा हटाते हैं तो वह सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि लड़की के दोनों हाथों पर कम से कम 100 कट के निशान थे और कुछ जख्म तो बिल्कुल ताज़ा थे। हथेली पर घाव तो इतना ताज़ा था कि जैसे मानो हथेली को अभी थोड़ी देर पहले ही काटा गया है। हथेली पर बैंडेज बंधा हुआ था। इसके बारे में जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं तो वह कुछ भी क्लियर नहीं बता पाती है और अजीब हरकत करना शुरू कर देती है। इस बीच जब पुलिस वाले लड़की के कमरे की तलाशी लेते हैं तो कमरे में कुछ अजीब सी भूत प्रेत वाली किताबें मिलती है। बाथरूम के मिरर पर डिसक्वालीफाइड वुमन लिखा हुआ मिलता है और इसके बीचों बीच भी एक गोली दागी हुई मिलती है और घर में लड़की की लाइसेंसी बंदूक मिलती है। लड़की प्रोफेशनल शूटिंग प्लेयर थी, इसलिए उसे बंदूक का लाइसेंस मिल चुका था। उसी लाइसेंसी बंदूक से 3 गोली फायर की गई थी। घटना वाले समय भी घर में 3 ही गोली चलने के सबूत मिले हैं। एक गोली सर्वदत्त के सर में मारा गया था, दूसरी गोली मालिनी के सर में मारी गई थी, जबकि एक गोली बाथरूम के शीशे पर डिसक्वालीफाइड वुमन लिखकर उसके बीचों बीच चलाया गया था। पुलिस को शुरुआती जांच में ही संकेत मिलने लगते हैं
कि यह दोनों हत्याएं किसी और ने नहीं बल्कि इस लड़की ने ही की है। फिर पुलिस वाले आरडी वाजपेयी के लखनऊ पहुंचने का इंतज़ार करने लगते हैं। जब आरडी वाजपेयी लखनऊ पहुंचते हैं तो उनकी बेटी उनसे लिपट कर रोने लगती है और फिर उनसे कहना शुरू करती है कि यह जो कुछ भी हुआ है वह भूत ने किया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लड़की लगातार इधर उधर की बातें करके पुलिस को मिसलाइड करती रहती है, मगर जब पुलिस वाले थोड़ी सी सख्ती दिखाते हैं तो तुरंत लड़की अपनी माँ और भाई की हत्या की बात कबूल कर लेती है। साथ ही वह कहती है कि घर में एक भूत है जिसने उसे इन दोनों को मारने के लिए कहा था। पूछताछ में लड़की यह भी कहती है कि मैं उस भूत के बारे में पिछले काफ़ी समय से अपनी माँ और भाई को बताया करती थी, मगर उन लोगों को भूत के होने का यकीन ही नहीं होता था। पूछताछ में खुलासा होता है कि जब मालिनी वाजपेयी अपने बेटे के साथ आराम करने चली गई थी, तब लगभग 3 बजे के आसपास उनकी बेटी अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपनी मां के सर पर सीधा फायर कर देती है। क्योंकि लड़की ऑलरेडी प्रोफेशनल शूटिंग प्लेयर थी, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल भी नहीं चूकता है और गोली सीधे उसकी मां के सर के बीचों बीच जाकर लगती है, जिससे उन्हें उफ तक करने का मौका नहीं मिलता है और वह वहीं पर मर जाती है। लड़की का भाई पास में ही आराम कर रहा था। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही लड़की उसके सर में भी गोली मार देती है और वह भी वहीं पर ढेर हो जाता है। दोनों को गोली मारने के बाद वह पास में ही रखी हुई एक बेडशीट इन दोनों के शरीर पर डाल देती है। फिर वह अपनी नानी को फ़ोन करके कहानी बनाना शुरू कर देती है। घटना के लगभग 4 घंटे के बाद ही पुलिस वाले खुलासा कर देते हैं कि रेलवे अधिकारी आरडी वाजपेयी की पत्नी और बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनकी नाबालिग बेटी ने की है। हालांकि पुलिस वाले साथ में यह भी बताते हैं कि लड़की की स्थिति से पता चलता है कि वह गहरे डिप्रेशन में है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसने डिप्रेशन की हालत में ही अपनी मां और भाई की हत्या कर दी है। पुलिस यह भी बताती है कि लड़की की दिमागी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि पिछले कई दिनों से वह खुद को ही चोटिल कर रही है। पुलिस लड़की के पास से एक ब्लेड और रेजर भी बरामद करती है, जिससे वह अपना हाथ काटा करती थी। इस मामले में ट्विस्ट तब आ जाता है जब आरडी वाजपेयी पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाते हैं। वह अपने बयान में अपनी बेटी को अपने पत्नी और बेटे का कातिल मानने से मना कर देते हैं और वह दावा करते हैं कि उनकी बेटी ने यह हत्याएं नहीं की है, बल्कि घर में किसी बाहरी व्यक्ति ने घुसकर यह सब कुछ किया है। इसलिए वह हत्या का आरोप अज्ञात पर लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाते हैं। इस बीच घर में मौजूद दोनों लाश को अपने कब्जे में लेकर पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और फिर पोस्टमार्टम के बाद दोनों का अंतिम संस्कार भी करवा दिया जाता है। लड़की की हालत तब तक इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वह अपनी मां और भाई के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होती है और वह अपनी नानी के साथ उनके घर पर रहती है। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस वाले अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं। लड़की के बयान तथा सबूतों के आधार पर लड़की को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। आगे लड़की को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। कस्टडी में सबसे पहले लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जहां उसे डिप्रेस्ड करार दिया जाता है। फिर लड़की को जुनेवाइल कोर्ट में पेश किया जाता है। यहां आरडी वाजपेयी अदालत से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी बेटी की हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे जेल में रखने की बजाय उनके घर में ही कस्टडी में रखा जाए। कोर्ट आरडी वाजपेयी की इस रिक्वेस्ट को मान लेती है और फिर लड़की को उसके घर में ही कस्टडी में रखा जाता है। साथ ही सिविल ड्रेस में पुलिस वाले उसके घर पर तैनात कर दिए जाते हैं। आगे इस मामले में पुलिस बहुत कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि लड़की दिमागी तौर पर बीमार पाई जाती है, क्योंकि उसका इलाज साइकेट्रिस्ट द्वारा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में शुरू होता है।
आगे इस केस में लड़की के खिलाफ बहुत कुछ नहीं होता है। जल्द ही उसे अदालत द्वारा बेल भी मिल जाती है और फिर कुछ महीने बाद लड़की अपने पिता के साथ दिल्ली में रहने चले जाती है। धीरे धीरे लोग इस केस को भी भुला देते हैं। इस बीच लगभग 1 साल का समय बीत जाता है। तभी एक बार फिर से RD वाजपेयी और उनकी बेटी ज़बरदस्त तरीके से चर्चा में आते हैं। इस बार इन दोनों के चर्चा में आने की वजह बहुत ही शर्मनाक और भयानक थी। जिस नाबालिग लड़की पर पागलपन की हालत में अपनी मां और भाई की हत्या का आरोप लगा था, वही लड़की 23 नवंबर को अपने पिता RD वाजपेयी तथा अपनी बुआ पिंकी तिवारी के खिलाफ अलीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए शिकायत करती है कि उसके पिता 2013 से ही उसका शोषण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लड़की दावा करती है कि मां और भाई की मृत्यु के बाद जब वह दिल्ली में अपने पिता के साथ रहने गई तो वहां उसकी बुआ ने ज़बरदस्ती उसे पिता के कमरे में भेजना शुरू कर दिया था। लड़की अपने पिता और बुआ पर इतने गंभीर आरोप लगाती है कि पिता और बुआ के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज तो किया ही जाता है, इसके अलावा उन पर छेड़खानी और बलात्कार की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया जाता है। चूँकि बेटी ने अपने पिता और बुआ के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, इसलिए मामला दर्ज होने के बाद यह दोनों आरोपी स्थानीय अदालत में जाकर अरेस्ट स्टे ले लेते हैं, यानी पुलिस उन्हें चाहकर भी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अब इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अदालत में साबित हो गया कि लड़की ने डिप्रेशन में आकर ही अपनी मां और भाई की हत्या की थी, इसलिए उसके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की गई और मामला आज भी अदालतों की फाइलों में पड़ा हुआ है। वहीं लड़की ने जो आरोप अपने पिता और बुआ पर लगाया था, उस मामले में दोनों को आरोपी बनाते हुए पुलिस 2022 में चार्जशीट फाइल करती है। फिलहाल यह मामला भी अदालत में चल रहा है। दोस्तों, यह पूरी कहानी जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि ऐसी ही क्राइम से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। धन्यवाद।